अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीएस में आने वाले एक पेपर के बारे में। आज जैसा कि आपको पता है कि 28, 29 और 30 जून 2024 को आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ अज़ला में एनटीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर कंडक्ट किए गए। और आज की वीडियो में हम जनरल लाइन एनटीएस पेपर के अबाउट जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन से एमसीक्यूज़ आए थे और इसके राइट ऑप्शंस कौन से थे। तो किसी भी चीज़ के जो है ना पास्ट एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। ये नेक्स्ट आने वाले जो है ना एनटीएस के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और इस जो हुआ है एनटीएस जनरल लाइन का, इसमें भी बहुत से ऐसे एमसीक्यूज़ थे जो कि पास्ट पेपर में से रिपीट हुए थे। तो बिना किसी इंतज़ार के हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहला जो पोर्शन आया था गैट जनरल लाइन में वो था इंग्लिश का। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल की जानिब और इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका 100% जो है ना करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या थे। तो आप बेफिक्र होकर मेरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह इसमें आपको तमाम के तमाम आंसर के से जो है ना वो 100% करेक्ट मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट जन्म। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें क्या है, द ट्रक हैड डिमोलिश द बिल्डिंग। इसका हमने पैसिव वॉइस ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है द ट्रक डिमोलिश द बिल्डिंग। सेकंड है द बिल्डिंग हैड डिमोलिश द ट्रक। द बिल्डिंग हैड बीन डिमोलिश द ट्रक। द ट्रक वाज डिमोलिश द बिल्डिंग। अब आपको पता होना चाहिए जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हम बाय का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। हमें किसी भी डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें इन ऑप्शंस में से तो इन ऑप्शंस में से हमें मिल जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन है, सी सॉरी, जिसमें बाय द बिल्डिंग हैड बीन डिमोलिश बाय द ट्रक, इसमें कौन सा है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की जानिब। तो है देयर वाज स्टिल डैश 450 किलोमीटर्स टू बी क्रॉस्ड। तो इसमें आपको तर्जुमा थोड़ा करना पड़ेगा कि हमें 450 किलोमीटर्स मज़ीद तय करने थे, इसका ये निकलेगा। तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ओवर, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमें और तय करने थे, मतलब हमें और मज़ीद तय करने थे, तो इसमें ओवर आएगा। क्योंकि और तो आ नहीं सकता, एट आ नहीं सकता, अमंग आ नहीं सकता, बिटवीन आ सकता, इसलिए ओवर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये आपने बात याद रखनी है। उसके आगे जी, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक हो गया। मिस्टर बशीर अरेंज्ड अ कॉन्फ्रेंस, इसका क्या होगा, आगे ऑप्शन हैं, अ कॉन्फ्रेंस अरेंज बाय द मिस्टर बशीर, अ कॉन्फ्रेंस इज अरेंज बाय द मिस्टर बशीर, अ कॉन्फ्रेंस वाज अरेंज बाय द मिस्टर बशीर, अ कॉन्फ्रेंस हैड बीन अरेंज बाय द मिस्टर बशीर। तो ये जनरल रूल होते हैं, इनके आपने पढ़ने चाहिए। तो इसका जो होगा ना वो करेक्ट आंसर सी होगा, अ कॉन्फ्रेंस वाज अरेंज बाय द मिस्टर बशीर, ये आपने याद रखना है। उसके आगे हमारे पास है चौथा क्वेश्चन हमारे पास है द साइनोनिम ऑफ सिलेंडर इज़। अच्छा, तो जो सिलेंडर का मतलब होता है ना वो पतला होता है, पतला, दुबला पतला। जैसे हमारे घर सिलेंडर भी होगा तो सिलेंडर अक्सर जो होता है ना वो मतलब लंबा और पतले को कहते हैं सिलेंडर। तो अच्छा, इसका क्या होगा, ये सिलेंडर और है, घर में जो सिलेंडर होता है वो सी से पड़ता है, CYLINDER, वो और होता है। ये सिलेंडर का मतलब होता है पतला। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, स्लैम। स्लैम का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर ज़र्ब लगाना, मतलब हिट करना, इसका मतलब आता ही नहीं है। स्लिम का मतलब होता है पतला, आपको पता है स्लिम हम कहते हैं पतले को। और बेस का मतलब होता है मोटा, और प्लम्प का मतलब भी होता है गोल मटोल मोटा सा। तो इसका जो उन्होंने साइनोनियम पूछा है तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्लिम। बाकी इसके तमाम के तमाम उलट हैं इसके। उसके बाद है द एंटोनियम ऑफ मैरीमेंटिस। आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना होता है क्योंकि कभी वो साइनोनियम कहते हैं, कभी वो एंटोनियम कहते हैं। तो एंटोनियम ऑफ मैरीमेंट क्या होगा, मैरीमेंट का मतलब होता है खुशी, खुश होना किसी चीज़ पे। ये मैरिज से निकला है, किस्म आप समझ लें। मैरिज जैसे हम शादी होती है, खुशी का मौका है, तो इसी से मैरीमेंट निकला है जिसका मतलब होता है खुशी। तो गेटी का क्या मतलब है, ये भी जॉयनेस होता है, खुशी होती है, इसका मतलब भी जोलिटी, ये भी खुशी होती है। चीयरफुलनेस, चीयर तो पता है आपको, वो चीयर करना मतलब खुश होना, इसका मतलब भी वही है। ग्लूम, अच्छा इसका उल्ट है जी ग्लूम। एंटोनियम उन्होंने पूछा है तो इसका उल्ट क्या है, ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है बेचैनी, इस्तराबी, सैडनेस,
ये आपने याद रखना है। उसके बाद 6 MCQs क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यू वुड नॉट सक्सीड इफ़ यू डैश। तो क्या होगा यहाँ पे, आप इसका तर्जुमा क्या हो गया, आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। यू वुड नॉट सक्सीड इफ़ यू डोंट ट्राई, ये सिंपल सा है, ये आपको आना चाहिए, इफ़ यू डोंट ट्राई। अच्छा, उसके बाद है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीशीज़। अच्छा जी, शी विल से मिस आयशा इज़ अ गुड टीचर। अच्छा, तो इसमें से कौन सा होगा, शी सेड दैट मिस्टर आयशा वाज अ गुड टीचर, शी सेड शी विल से मिस्टर आयशा इज़ अ गुड टीचर, शी विल से सेज मिस्टर आयशा हैड अ गुड टीचर, शी विल से आई एम अ गुड टीचर। चले आई एम गुड टीचर तो हो जाएगा, लेकिन मोस्टली जो होते हैं ना वो लगा लेते हैं कि शी सेड दैट मिस आयशा वाज अ गुड टीचर। हालांकि ये नहीं होता है, इसके भी रूल होते हैं। अगर जिस सेंटेंस में विल लग जाए ना तो वो जो कॉमे के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो चेंज नहीं होती, वो एज इट इज़ ही रहती है। इसलिए हमारे पास जो है ना वो करेक्ट आंसर क्या होगा, शी विल से दैट मिसिस आयशा इज़ अ गुड टीचर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, बीटा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग नरेशन, वही डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ गया है। दे सेड दैट वी हैव प्लेड हॉकी टुडे। तो जो टुडे होता है ये आपने याद रखना है, वो दैट डे में तब्दील हो जाता है। यस्टरडे जो होता है वो द डे बिफोर में हो जाता है चेंज। इसी तरीके से आपने ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या होगा, दे सेड, देखें जो दैट डे है वो सिर्फ दो के साथ लगा हुआ है और आप आगे आराम सुकून से बता सकते हैं। दे सेड दैट दे हैड का इस्तेमाल तो लाजमी होगा ना इसमें, तो दे हैड प्लेड, इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास डी ऑप्शन है। उसके पास अच्छा जी, हमारे पास फिर उर्दू का पोर्शन आ गया जिसमें इंग्लिश के 8 MCQs होते हैं और उर्दू के आगे देखते हैं। अच्छा जी, इलाज बिलदुआ से क्या मुराद है। तो ये बिलदुआ से मुराद होता है दुआ से इलाज करना। दुआ से मुराद मतलब कोई जड़ी बूटियाँ मेडिसिन से इलाज करना, तो ये क्या होगा, दुआ से इलाज करना। इसका ऑप्शन ए है। सफाई का मुतजाद क्या, मुतजाद होता है इसका उलट बाकी सारे देखे में नहीं बन रहे। सफाई का मुतजाद क्या होता है, गंदगी। ये तो बच्चे को पता होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, उसके बाद हमारा है नंबर 11 क्वेश्चन, मकबूल का मुतरादफ क्या होगा। मुतरादफ होता है उसका हम्मानी, जिसे हम साइनोनियम इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या होगा, मशहूर का मकबूल होगा, ये आपने मकबूल का मशहूर होगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद मैदान करबला में सुबह का मंजर किस शेर सन्फ से तल्लुक़ रखता है। तो ये मरसिया से तल्लुक़ रखता है, ये आपने बात याद रखनी है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वजह शोहरत क्या थी। तो ये पता है, ये मतलब मज़ाक ही निगारी थी लड़कियों पे, मतलब शादी पे इस तरीके के मज़ाक वगैरह जो है ना ये लिखा करते। तो इनकी जो थी ना वजह शोहरत थी वो मज़ाक नगारी थी, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है फ़तह की जमा क्या है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, फ़तह की जमा होती है फतुहात, यह बात आपने याद रखनी है। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जी जो है ना वो बादशाह वगैरह ने मुग़ल जो है ना बादशाह ने कौन कौन सी फतुहात जो है ना वो की हैं। तो मतलब वो फ़तह की जमा होती है फतुहात। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। मतलब ये एक हम्द का शेर है जिसमें अल्लाह ताला के बारे में बयान करता है कि कौन जानता है कहाँ तू है। तो ये सिर्फ ये हम्द का एक मिसरा है, ये अल्लाह के बारे में बयान किया गया है। ज़ो व नतवानी से क्या मुराद है। नातवानी से मतलब होता है, मतलब ज़ो निकला है ज़ईफ़ से, और नातवानी मतलब कहते हैं जिसमें जान ना हो। तो इसका क्या होगा, इससे क्या मुराद है। तो इसमें हम कमज़ोरी, इसका ऑप्शन है, क्योंकि बाकी देखें बाकी एक ही चीज़ है, ताकतवरी, तंदुरुस्ती, ये बाकी एक दूसरे के हम मानी है। तो इसमें कमज़ोरी इसका उलट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया है जी, फॉर टू रियल नंबर्स वी हैव डैश पॉसिबल चॉइस एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर। तो टू रियल नंबर में पॉसिबल चॉइस क्या होगी, इसका आंसर है 3, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है द सम ऑफ द ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इज़ 0, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है पास पेपर्स में से। एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो लेस देन जो होता है ना वो एक्यूट एंगल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। एब्सोल्यूट एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है। इस तरीके से ये बात आपने याद रखनी है। स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इस डैश, तो ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो 1.21 जो स्क्वायर रूट होता है वो 1.10 होता है। ये एक तरीका भी होता है
खैर अभी मैं आपको बता देता लेकिन टाइम नहीं है। एक तरीका होता है ये भी जो है ना किसी भी डेसिमल का जो है ना स्क्वायर रूट लेने का। और डेटा डैश है मोर देन 1 मूड, तो डेटा आपको पता है उसके कैन है, उसके पास हो सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, कैन है, इसका अल्फ़ा ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 7 to 9 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो फिर x की क्या वैल्यू होगी, अगर x क्यूब है तो फिर x की क्या वैल्यू होगी। अगर आपको पता होना चाहिए तो इसमें आपने मतलब उधर देखें x क्यूब है, हम x को x क्यूब लेते हैं और 7 to 9 को हम ऐसे देखते हैं कि कौन सा इनमें से डिजिट है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वही जवाब आ जाए, या फिर उसका क्यूब ले लें तो वही जवाब आ जाए। अगर 7 को हम 3 बार 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जवाब नहीं आता, 27 को 3 बार करते हैं तो नहीं आता, 2 बार करते हैं तो आ जाता है, लेकिन 3 बार करते हैं तो नहीं आता, उसमें x क्यूब है, ये बात आपने देखनी है। और फिर उसी तरीके से 81 भी नहीं आता। इसलिए हम अगर आप 9 को करेंगे ना 3 मरतबा, 9 का क्यूब लेंगे या 9 को 3 मरतबा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 7 to 9 आ जाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन 7 to 9 है, ये बात आपने याद रखनी है। 6.2992 ये जो डेसिमल है डैश नंबर, तो एक ये रैशनल नंबर है, ये 1p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। द एंगल बिटवीन द लाइन्स y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x, तो इसका जवाब है 90 डिग्री, यह बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास जनरल साइंस का जो है ना क्वेश्चन आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो इसमें क्या होगा हमारे पास प्रोटीन्स। आपको पता है कोई भी न्यू सेल बनते हैं, डीएनए का आगे एम्प्लीफिकेशन होना या डीएनए का न्यू बनना या किसी भी पार्टिकुलर कोई भी चीज़ का बनना, ये हमारे प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करता होता है। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स के पास जो है ना जीन्स होते हैं, जीन्स जो वो कोड करती है डिफरेंट जीन्स को, तो वो आगे चीज़ जाके बनाती है। तो इसलिए हमारे पास प्रोटीन जो है ना वो सबसे इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि मतलब दोस्त वगैरह गलती करते हैं कि वो एलिमेंट लगा देते हैं, एलिमेंट जो है ना वो एटम लगा देते हैं। एटम जो है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जबकि एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास इसका द गैस यूज इन पैकेट ऑफ चिप्स, तो ये ज़ाहिर सी बात है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप पैकेट पढ़े ना कभी गौर से तो उसे लिखा होता है इसमें गैस कौन सी होती है, ये नाइट्रोजन होती है गैस इसमें। अ पीस ऑफ मेटल बिकम्स हॉट व्हेन इट लाइज इन द सन थ्रू, तो वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हम सन में रखते हैं तो वो कैसे मतलब जो है ना वो हॉट हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कंडक्शन लगा लेते हैं, वो कहते हैं कि कंडक्शन होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कंडक्शन जो होता है वो दो सॉलिड्स के दरमियान होता है, ना कि किसी इनमें तो कोई मीडियम नहीं आ रहा ना, तो मतलब इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं है ना रेडिएशन और वो एक कंडक्टर का, तो इसलिए यहाँ पे कंडक्शन नहीं आएगा, वो एक रेडिएशन के तौर पे जो है ना वो हाई हो रहा है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद वाटर इज़ इफ़ेक्टिव कूलेंट फॉर कार इंजन बिकॉज, तो वो कार इंजन का जो है ना वो कैसे इफ़ेक्टिव है, आपको पता है जब वाटर क्या करता है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है वैसे बीटा है, क्योंकि वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है कि आप मैक्सिमम जो है ना हीट ऑब्जॉर्व कर लें और अपने टेम्परेचर में बहुत कम चेंज आने दें। फॉर एग्जांपल अगर बाहर हीट है ना बहुत ज़्यादा, तो वाटर ऐसा काम करेगा कि वो हीट को कम कर देगा, लेकिन अपना टेम्परेचर है ना उसमें बहुत कम चेंज आएगा, तो इसलिए इसकी हाई कैपेसिटी होती है हीट की। तो अच्छा आगे क्या है, द फूड विद वेरी हाई एनर्जी सोर्स, तो ये भी इसका क्या है जी, इसका फैट्स होगा। फैट्स क्यों होगा, आप कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं लेकिन नहीं, पता है क्या, जो फैट्स होते हैं ना इसमें कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, तो ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू CH बॉन्ड, ये आपने बात याद रखनी है। वाई हाइड्रोजन फिल्ड बैलून राइज हाई इन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर क्यों राइज हाई करते हैं, इट विल एक्सपेंड, ये बात आपने याद रखनी है। कुछ मुश्किल MCQs आ जाते हैं जिनका बंदे को नहीं आता होता, लेकिन जो है ना वो मैक्सिमम बंदे को आ जाते हैं। विच वाइटामिन इज़ फाउंड बाय द एक्शन ऑफ द सनलाइट ऑन स्किन, ये तो आपको आना चाहिए, विटामिन D जो है ना बनता है हमारे सनलाइट के एक्शन से, ये बात आपने याद रखनी है। ये आप आगे हमारे पेडागोगी आ गई है जी। अच्छा, विच इंस्ट्रक्शनल मेथड एम्फेसाइजेस द डायरेक्ट टीचिंग ऑफ ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट्स, तो ये इसका क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होगा, बीटा इसका ऑप्शन है। उसके बाद विच टेक्निक इज़ इफेक्टिव फॉर द टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स,
तो इसमें रोल प्लेइंग होगा। ये भी मेरे ख्याल से पास जो है ना पेपर में से आए हुए हैं। इसका जो है ना इसका चार्ली ऑप्शन सही है जी। उसके बाद विच इंस्ट्रक्शनल मेथड फोकसेस ऑन टीचिंग इंग्लिश थ्रू रिपीटेटिव ड्रिल्स एंड एक्सपीरियंसिंग। तो ये ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रक्शनल मेथड एम्फसाइजेस डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑफन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली। तो ये कौन सा मेथड होता है? ये डायरेक्ट मेथड होता है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद विच इंस्ट्रक्शनल मेथड इनकरेजेस रियल लाइफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन इन इंग्लिश। तो ये है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, डी है ऑप्शन इसका। विच टीचिंग स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स। तो ये कौन सा है? ये है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये बात आपने याद रखनी है। विच टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व ग्रुपिंग स्टूडेंट्स एंड वेयरिंग एबिलिटी टू वर्क टुगेदर ऑन अ कॉमन टास्क। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। एक दूसरे के साथ वो जो है ना वो गेट टुगेदर होते हैं, तो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। विच टीचिंग स्ट्रेटजी एम्फसाइजेस द यूज़ ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट लेड इंक्वायरी। तो ये है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास विच टीचिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन रिप्रेजेंटिंग कंटेक्ट थ्रू स्टोरी टेलिंग एनोलॉजीज एंड एग्जांपल्स। तो ये एनोलॉजीज जो होती हैं ना एंड स्टोरी टेलिंग, ये बच्चे को जो होती है ना प्रॉब्लम बेस्ड जो है ना ये लर्निंग होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ये भी रिपीट है। विच टीचिंग स्किल इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। तो ये क्या होती है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ये बात आपने याद रखनी है। इसका बेटा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट टास्क। तो कौन सा है? वो है मल्टीपल चॉइस टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता होना चाहिए। इसमें वीकली क्विज़ेस आ जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई क्वालिटी असेसमेंट आइटम। तो इसमें ये थोड़ा मुश्किल सा है। इसमें होगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये बात याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। तो ये है ओरल रिप्रेजेंटेटिव। यार परफॉर्मेंस हो रही है ना, उसमें कोई आप रिटर्न वगैरह तो लिख नहीं रही है। तो ये ओरल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्लासरूम असेसमेंट। असेसमेंट का क्या मतलब होता है क्लासरूम में? ताकि बच्चों की जो है ना बच्चों को लर्निंग में इम्प्रूव किया जाए, टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। इसका जो है ना चार्ली ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द बेनिफिट यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल इन एजुकेशन। तो फैसिलिटेटिंग रिमोट लर्निंग, इंक्रीजिंग एक्सेस टू एक्सपर्ट गेस्ट स्पीकर्स, इनहेंसिंग कोलैबोरेशन अमंग द स्टूडेंट्स। तो ये ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। 48 हो गए। उसके बाद हम जाते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? लेसन प्लानिंग मतलब हम घर बैठे लेसन प्लान करते हैं, ये इस दिन ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। इसका मेन मकसद ये होता है टू इंश्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड टॉपिक्स आर कवर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ताकि हम टाइम जो है ना मैनेज कर सकें और जो है ना उसको टाइमली लेके चलें। विच ICT टूल इज़ कॉमनली यूज फॉर डिलीवरिंग रिप्रेजेंटेशन एंड लेक्चर इन क्लासरूम। तो हम आमतौर पर कौन सा करते हैं? इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। अच्छा ये 50 हो गए। इसके बाद हम 51 देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग असेसमेंट इन अ लेसन प्लान टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेसन टू इंश्योर द स्टूडेंट्स लर्निंग। तो ये ऑल ऑफ दीज है इसका जवाब। अच्छा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। तो बाकी के जो 51 हो गए, 49 जो भी MCQs है ना, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में जो है ना उसके बारे में गाइड करूँगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो है ना फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगा। एंड सेकेंडली ये जो मैंने आंसर लगाए हैं ये 100% करेक्ट है। मैंने भी पहले देखे थे इसके जवाब वगैरह सही, और बेफिक्र रहें आप। तो ये 100% करेक्ट है। इसके बावजूद अगर मेरी किसी जगह पे कोई मिस्टेक हुई है तो आप लाजमी उसको हाईलाइट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। बाकी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी मैं अभी अपलोड कर दूँगा एनीवे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।